हाँ जी, ladies and gentlemen, ethics paper you must be knowing was introduced in 2013 and most easiest paper because you are already morally very high, you are ethically sound. आपने बचपन से सीखा है ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. ये अलग बात है कि वी जनरली पहले लाई एवरी डे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अनएथिकल करते हैं, छुप के काम करते हैं. कौन ऐसा है जो कहता है कि यस मैंने कोई काम छुप कर नहीं किया है? मैंने तो बहुत किया है. आई एम नॉट 100% एथिकल, आई एम नॉट 100% मॉरल. हम ये सब सीखते आ रहे हैं और अभी यू पीपल ऑल आर ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट पीपल. अभी आपसे कहेंगे ऑनेस्टी के बाद यू विल स्टार्ट लेक्चरिंग ऑन ऑनेस्टी. बट इन स्पाइट ऑफ दैट व्हेन यू जॉइन एन गवर्नमेंट जॉब तो व्हाई यू बिकम डिसऑनेस्ट? फिर करप्शन क्यों हो जाता है? हम सभी मानते हैं कि जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, पुलिस में हैं, दे ऑल आर मोस्ट ऑफ द आर करप्ट, मस्ट बी. वी जनरली दिस इज आवर माइंड सेट, एक मेंटल कंडीशनिंग कि जितना लोग हैं, नेता लोग हैं, सब बेईमान हैं, यही सोचते हैं ना. बट जब वो आपकी तरह स्टूडेंट थे तो सब ईमानदार थे, ईमानदार थे ना. इसका मतलब यह है कि जब तक हमें मौका नहीं मिलता हम ईमानदार रहते हैं. जब मौका मिलता है गड़बड़ कर देते हैं. आपकी बस के जो सरकारी बस के जो कंडक्टर ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो भी कोशिश करता है कि कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए. इफ़ यू आर गेटिंग सैलरी फॉर 8 आवर्स, वर्किंग फॉर 8 आवर्स, वाई वी आर नॉट जस्टिफाइंग? हम जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? हम ये भी सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते. दे डोंट मूव फाइल विदाउट ग्रीजिंग पाम. कुछ उनको फ़ायदा नहीं हो तो नहीं करते, देर से काम करते हैं. क्यों? ये भी बेईमानी है. इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन द क्लास यू आर अनएथिकल. इफ़ यू आर कमिंग लेट इन द क्लास यू आर ऑल्सो अनएथिकल. हम सड़क पर जा रहे हैं, कुछ कूड़ा फेंक रहे हैं, खा रहे हैं, फेंक दिया तो उधर कर दिया, थूक दिया, ये कर दिया, ये भी यही देखिए हमको करना है. यूपीएससी आपको फिलोसफर नहीं बनाना चाहता. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पेपर, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग पेपर. देखिए, यू विल इम्बाइब मैनी थिंग, यू विल कम टू नो वेयर यू आर लैकिंग. आपका मन करेगा कि कुछ हम अंदर कुछ नई चीज़ें अपने अंदर इम्बाइब कर लें. बट ये सब करने के बाद भी जब तक ये एथिक्स की क्लास चल रही है यू विल बी एन्जॉइंग, यू विल बी ऑनेस्ट, और आप एक कसम खाएंगे कि हम आगे से कुछ ये गलत काम नहीं करेंगे. लेकिन आफ्टर फ्यू डेज यू विल अगेन कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन. इसका मतलब क्या हो गया कि टाइगर, आपने सुना है ना टाइगर का नाम? टाइगर कांट चेंज इट्स वर्ड्स का क्या मतलब है? व्हाट डू मीन बाय इट? कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती. इसको हम हिंदी में अगर जनरल भाषा में कहें, क्या मतलब है इसका? कुछ डीप मीनिंग है ना. वी रेफर दिस राइट फ्रॉम व्हेन यू आर एज ऑफ 5, और जब भी आप थोड़ा होश संभाला तब से बहुत कुछ सीख रहे हैं. क्लास में मॉरल स्टोरीज होती हैं, सब कुछ होता है ना. लेकिन क्यों ऐसा है कि ये सब सीखने के बाद भी हम मॉरल नहीं हो पाते? बताइए. शाबाश. टाइगर कांट चेंज इट्स थॉट. इट मीन्स एट दिस एज योर करेक्टर, योर बिहेवियर डिफ़िकल्ट टू चेंज. आपने जो कुछ सीख लिया है थोड़ा उसमें, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, थ्रू हार्ड वर्क यू कैन चेंज योर बिहेवियर थ्रू हार्ड वर्क. जब तक आप शांत हैं, बहुत ही काम, क्वाइट, पॉइज हैं, यू आर वेल बिहेव्ड पीपल. जैसे ही गुस्सा आता है, एक्साइटमेंट आती है, हम अपने ओरिजिनल, हमारा जो नेचर है उस पर आ जाते हैं. एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं जब गुस्सा आता है ना. तो ये पेपर पढ़ते पढ़ते आपको ये एहसास होगा कि आप किस लेवल पर हैं, आप कितने पानी में हैं, क्या बदलाव की ज़रूरत है. बहुत सारी चीज़ें आप अनलर्न करेंगे, बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टाइगर कांट चेंज इट्स स्पॉट. वो अपने चेंज नहीं कर सकता. तो ये जो कहानियाँ, ये जो बने हैं, ये इसके पीछे कोई लॉजिक तो है ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती. अब आई विल गिव यू लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ योर महाराष्ट्र और मुंबई ओनली, यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ता लिखता हूँ, आप जानते हैं. अब मैंने आपको पहले बताया कि जितनी आपकी एज है उससे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है.
राइट फ्रॉम 1985 आई हैव बीन वर्किंग। तो आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई मेरे पास है, जवाब है, ठीक है। तो इस पेपर 4 को इजिएस्ट पेपर है, स्कोरिंग पेपर है, योर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल, ये स्कोरिंग पेपर है, इसमें आप मेहनत कर लीजिए। लेकिन क्या कारण है कि महाराष्ट्र से यूपीएससी क्रैक करने वाले बहुत ही रेयर होते हैं? व्हाट इज द रीजन? हमें कुछ रियलाइज़ करना पड़ेगा ना। देखिए, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ करके आए हैं, मैं भी 5:30 से सुबह उठ करके आपका शहर, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ देखिए मुंबई में। पुणे तो मैं कई बार गया हूँ, हैदराबाद गया हूँ, बेंगलोर गया हूँ, बट बॉम्बे में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हाँ, तो मैं, क्या क्वेश्चन था हमारा कि क्यों नहीं हो पाता, बताइए। आप लोग देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपका आईक्यू कम है या किसी और का ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी आईक्यू, मेरे कोई आईक्यू सबका ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। या तो ये है कि आप ऑलरेडी फाइनेंशियली वेरी साउंड, ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की होगी, आपके फोरफादर ने बहुत मेहनत की होगी, तो उन्होंने एक सब कुछ सेटअप कर दिया और यू पीपल आर एंजॉइंग। वो जो सेंस ऑफ हार्ड वर्क का जो है वो शायद नहीं है। यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है शायद उसको आप समझ नहीं पाए होंगे, बहुत कैजुअली ले रहे होंगे कि ये हो गया तो हो गया, ठीक है, नहीं तो क्या है, दाल रोटी की तो कोई चिंता है नहीं, वो तो मिलती रही, कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, क्योंकि बॉम्बे में बहुत पैसा है, लोग बहुत कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना, कितना भी बाहर से भी आ रहा है, यहाँ का लोकल भी सब कमा ही रहे हैं पैसा। और नौकरी शायद हो सकता है कि हम ये सोचते हो कि शायद करियर की तरफ हमारा उतना ध्यान नहीं जा पाता। ये भी हो सकता है कि आपका टेम्परामेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, ये भी हो सकता है। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरह की एप्टीट्यूड की जरूरत है, यू विल कम टू नो अबाउट इट। तो इसमें बहुत ही जनरल पेपर है। जैसे आप और सब्जेक्ट्स में आप बहुत टाइम लगाते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग, उसमें कोई इसकी हार्ड कोर बुक नहीं है, जो हम नोट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं इसी से अब इसका काम चल जाएगा आपका, कुछ भी। और ये ध्यान रखिए, यूपीएससी में बुक में से कुछ नहीं आता, आप चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, कुछ में से कुछ नहीं आता। यूपीएससी की एक खासियत है, बाकी पेपर करंट में से आते हैं, लेकिन इसमें तो यह है कि आप हैं क्या, आपका ट्रू नेचर क्या है। अगर आप एथिक्स में अगर आपको अच्छा हो गया तो आपका इंटरव्यू में भी अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं। उस ऑनेस्टी के आपको मार्क्स मिले, इसका मतलब आप इंटरव्यू में भी आप किसी को बरगलाएंगे नहीं। अगर आपको यूपीएससी में सफल होना है, सक्सेस होना है, तो आपको डिसिप्लिन में होना पड़ेगा, देखिए पंक्चुअल होना पड़ेगा। देखिए, ये फुल टाइम जॉब है, ये 8 आवर्स की जॉब, इसको ये माने कि 1 साल आपने अगर हार्ड वर्क कर लिया तो आप कुछ कर जाएंगे। देखिए, अगर आप कैजुअल रहे तो सारी ज़िंदगी कैजुअल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज इस एथिक्स की बातें बहुत होंगी, कैजुअल रहेंगे, ठीक है। इसलिए हमें कैजुअल नहीं होना है, ठीक है, और करना है। अच्छा, ये देखिए बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है कि एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का पालन कैसे करें। आप सड़क पे कुछ करें, आपकी मर्जी है, बट व्हेन यू आर इन ऑफिस, वहाँ पे ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला का मतलब हम उसके नहीं, ये देखिए वो देख रहा है। फिर आपका आजकल सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में होता है, बच नहीं सकते। लीडर जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं वो बच जाएगा, लीडर बच जाएगा, लेकिन आप नहीं बच पाएंगे। और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत करते हैं, तो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। और राइट नाउ, वेदर यू लाइक इट और नॉट, राइट नाउ आवर प्राइम मिनिस्टर ही इज़ ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। 4 घंटे सोते हैं, उसके अंडर में काम करना आसान नहीं है। जो परफॉर्म करेगा वही रुकेगा, नहीं तो जाएगा। क्योंकि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, दैट इज़ नॉट ए 8 आवर जॉब। पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हम आईएएस बनना क्यों चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सैल्यूट लगेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, पैसा कमाने को मिलेगा, नो, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। यू हैव टू सर्व योर सोसाइटी, यू हैव टू सर्व योर कंट्री, बिकॉज यू आर पॉलिसी मेकर। You have to make policy, you have to implement that policy, and that policy should be successful. That will come under the good governance. तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस, ये एथिक्स में एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, पेपर 4 में। तो देखिए, हमारी क्लास इंटरेक्टिव होगी, आप लोग क्वेश्चन हमसे करते जाइए, पूछते जाइए, मैं करता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, आपको आराम से बैठने नहीं दूंगा।
आपको लिखना भी पड़ेगा, क्लास में आपको राइटिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, आपसे स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आपसे है, पहले बताइए, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज वर्किंग। हमारे यहाँ जैसा श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, या एनी आर्म स्ट्रगल और सिविल वार इन इंडिया पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? वाई नॉट पॉसिबल, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आपको आपके जो लॉजिक है जो आपने कहा है उसको आपको जस्टिफाई करना है ना, कि वाई सिविल वार इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ओके, बट दैट इज नॉट ए ओनली रीजन, इट्स ए वेरी थर्ड फोर्थ रीजन। बताइए जरा, लगाइए लॉजिक कि वाई सिविल वार, people friendly government, democratic government, but democratic government in Sri Lanka or Bangladesh were not there. Checks and balance. Who checks and balance? आइए देखिए, in spite of so much diversity, we are democratic country. Parliamentary democracy is there. Election Commission is conducting every 5 years fair election. Right? When people are choosing their own government, they don't go against the government. If they want to change the government, they will use their constitutional right to vote. तो पॉसिबल ही नहीं है। कश्मीर में बहुत कोशिश कर लिया, कश्मीर अलग तो नहीं हो पाया। क्या क्या नहीं किया उन्होंने, विद द सपोर्ट ऑफ दी। पंजाब में खालिस्तान कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है। नक्सल प्रॉब्लम विच वॉज थ्रेट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी, दे कुड नॉट सक्सीड, क्योंकि अपने ही खिलाफ, अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ लोग आर्म स्ट्रगल नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सरकार चुनी है, वो लोग अपनी सरकार के साथ होते हैं, पब्लिक सपोर्ट उनको नहीं मिलता, इसलिए इंडिया में पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे फेक फिक्शियस डेमोक्रेसी होगी वहीं पॉसिबल होगा कि वहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है। आइए, तो जब हम देखिए समझते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ नथिंग बट ए एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, इसके जरा कंसेप्ट को हम जरा समझ नहीं पेश करते हैं। देखिए, नेपाल्स डेमोक्रेसी ये स्टिल ए फिक्शियस डेमोक्रेसी, रूट्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। समटाइम जब से उनका किंगडम चेंज हुआ है तब से वो कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर चुके हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ अमेंडमेंट कर लेंगे। कई बार वो पहाड़ी लोगों को मानते हैं ओरिजिनल नेपाली हैं, जो प्लेन में रहते हैं मधेसी, दे आर नॉट ओरिजिनल, तो उनको वो सेकंड क्लास सिटीजन मान रहे हैं। तो अगर किसी को आप सेकंड क्लास सिटीजन मानोगे तो वो डेमोक्रेसी कैसे सर्वाइव करेगी? अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन है तो कितने दिन आप चलाओगे, काम करोगे? नहीं करेगी। जो उसमें तराई रीजन है, प्लेन में रह रहे हैं, वो बिहार बैकग्राउंड के लोग हैं वहाँ पे, उनको वो ओरिजिनल नेपालीज नहीं मानते, ठीक है। सिमिलरली इन बांग्लादेश ऑल्सो, इन श्रीलंका ऑल्सो, they treats Tamils as a second class citizen, दे डिस्क्रिमिनेशन। तो वहाँ पे एक लिट्टे था, उन्होंने LTT, दे वर फाइटिंग, ऑलमोस्ट वो अपना अलग देश बना लेते, बट दे ऑल्सो सर्वाइव बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए, तो आपका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले का भी मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको शेयर करके, ठीक है। तो आइए देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कैसे काम करता है। हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसमें काम कैसे हो रहा है, एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वर्किंग अंडर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। तो हु आर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव? पॉलिटिशियंस। तो जो आज प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो 5 साल बाद होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट दे आर परमानेंट। इट मीन्स यू पीपल गोइंग टू ज्वाइन दिस ग्रुप, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो यू हैव टू रिमेन देयर टिल रिटायरमेंट। अगर कुछ आप खुराफात नहीं करें तो आपको कोई हटाएगा नहीं। खुराफात समझ रहे हैं ना? लेकिन ऐसा नहीं है, IAS ऑफिसर्स को भी सस्पेंड किया जाता है, हटाया जाता है। IPS ऑफिसर को भी किया जाता है, डिसमिस किया जाता है। अगर डिसमिस कर दिया तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे, अगर डिसमिस कर दिया तो। इसलिए कहते हैं रिजाइन कर दो,
शराफत से, अगर हमने डिसमिस कर दिया तो गए काम से। गुजरात में एक आईपीएस ऑफिसर हु वाज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ओपोजिशन पार्टी अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, 2002 राइट वहाँ पर हुए थे, जो भी हुए उस समय मोदी वॉज प्राइम मिनिस्टर देयर, इन ओपोजिशन कांग्रेस पार्टी वॉज देयर, तो ही वॉज वर्किंग ऑन दैट ऑन बिहाफ। ओपोजिशन पार्टी का मोबाइल लेकर के वहाँ से सारा रिकॉर्ड करना, सुनना, इधर करना, पास इन्फॉर्मेशन पास करना, ये सब करना है। तो बताइए अगर कोई आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर अगर ये काम करेगा, बाइस्ड होगा, तो कैसे बचे करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर बहुत होती है, वो आपको आपका लेवल बता देगा। बाहर से पैसा, देखिए आपने आजकल देखिए बहुत कुछ हो रहा है, देखिए डीप स्टेट के बारे में आपने नाम सुना होगा। डीप स्टेट ऑल्सो वर्क इंटरफेयर इन अदर्स कंट्री। आवर कंट्री स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री, not developed country, but stronger than before. But since 1947, all foreign powers are interfering. ठीक है, ये जो जैन, ये जो सब देख रहे हैं आप बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इट इज़ ऑल इंटरफेयर है। देखिए बाहर का, अगर यहाँ पे कुछ अनरेस्ट है, कोई बाहर का अगर कि आपको, अगर आपके घर में कोई अनरेस्ट है प्रॉपर्टी को लेके, किसी और चीज़ लेके, कोई थर्ड पार्टी आकर के आपको उसके अंदर और कर देगी, अपना कर लेगी। कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि घर के अंदर भी फूट डाल सकते हैं। बाहर के आदमी ने 2 भाइयों को आपस में गोली चलवा दी ताकि उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद तो कहाँ, बुरे काम का बुरा नतीजा, पॉसिबल नहीं होता, लेकिन नुकसान तो हो गया ना। सिमिलरली फॉर इन डेमोक्रेसी में चलता भी है, गवर्नमेंट को डिथ्रोन करने के लिए इधर उधर से पैसा, एनजीओज, ये सब वो सब काम करते हैं। जो आपके मतलब का नहीं कर रहा वो कर देगा। अगर मान लिया अमेरिका के हिसाब से अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं चल रही तो इंडियन गवर्नमेंट को डिथ्रोन करने की कोशिश करते रहेंगे। देखिए आपकी फाइनेंशियल मार्केट को डिस्टर्ब करेंगे, किसी और तरह से करेंगे, शेयर मार्केट करेंगे, किसी तरह से लोग नाराज हो जाएं और गवर्नमेंट कलेप्स कर जाए। ये देखिए, इसलिए अगर जो सत्ता में है, अगर वो आप, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग है तो किया जा सकता है। जब आपके स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वीक था तो अंडरवर्ल्ड अपना उसके इशारों पे पॉलिटिशियंस नाचते थे। वंस अपॉन अ टाइम बॉलीवुड यूज टू डांस एट द ट्यून ऑफ अंडरवर्ल्ड। कितनी हीरोइनें जो है वो नाचा करती थी दाऊद इब्राहिम के दरबार में, हीरो नाचा करते थे, क्योंकि जान को खतरा है। इसका मतलब यह है, इट मीन्स योर एडमिनिस्ट्रेशन इज वीक। एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए वीक है क्योंकि वो अनएथिकल है। यही हम पढ़े थे। वो जो एथिकल प्रैक्टिस है वहाँ पे आप यूज करें, वो वैल्यूज के साथ एडमिनिस्ट्रेशन करें, तब वो स्ट्रांग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसमें कोई ऐसे भी थे, जैसे दया नायक आपके यहाँ था, एक प्रदीप शर्मा दया नायक थे, फिल्म भी बनी है अब तक 56, ठीक, आपने देखी नहीं देखी, लेकिन मैंने तो देखी है, ठीक है। तो ऐसे भी थे जो अपने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए अंडरवर्ल्ड के साथ मुकाबला कर रहे थे। अपनी ड्यूटी, अपनी जो उनकी यूनिफॉर्म थी उसकी रिस्पेक्ट को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। देखिए कोई कोई उसमें हो जाता है, वरना सभी सैल्यूट मारने वाले होते हैं। ज़्यादातर आपको सैल्यूट मारने वाले होंगे क्योंकि उनके अंदर लालच है, डर है, उन्हें अपनी ड्यूटी का नहीं पता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर ये, अगर ये दोनों ही अनएथिकल हो जाएं फिर क्या होगा? देखिए कॉमन मैन त्राही त्राही करेगा, कॉमन मैन विल सफर। अब तक जितनी पॉलिसीज हुई थी, आवास योजना, ये योजना, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती थी। करप्शन बहुत हुआ था, देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी। मालिक होता था एक क्लर्क भी, एक गेट के बाहर बैठा पियोन भी बड़ा पावरफुल होता था, आपको अंदर नहीं जाने देता था। लेकिन अब बदलाव होता है, देखिए हर चीज़ के अंदर होता है। कब तक? अब यहाँ पे परमानेंट, हम टेम्परामेंट एग्जीक्यूटिव आपस में नेक्सस की बात कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में आपके एक होम मिनिस्टर हुआ करते थे, क्या नाम, जो कहते थे
जिन्होंने कहा हर महीने इतने करोड़ रुपए मिलना चाहिए, 100 करोड़ रुपए की उगाही है अनिल देशमुख। लेकिन वो होम मिनिस्टर थे, बने, लेकिन उन्होंने क्या किया देखिए। अब आप देखिए, अगर किसी पार्टी के समर्थक हैं तो आपको लगेगा कि अनिल देशमुख तो इनोसेंट था, फंसा दिया गया, बट उन्हीं की गवर्नमेंट थी। 100 करोड़ रुपए महीना आप अगर उगाही कर रहे हैं दुकानदारों से, इनसे, बिजनेसमैनों से, और कहाँ से क्या मिलेगा ये भी उन्हें पता था। आपके एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जिसने जो अंबानी के घर के आसपास, वाजिस क्या था नाम, सचिन वाजिस थे ना, उसने एक को मर्डर भी कर दिया। एक परमवीर क्या थे वो, क्या क्या नहीं थे, परमवीर सिंह। इनके अगर अब आपको उतना नहीं पता होगा, अगर इनके बारे में आपको बताना शुरू कर दूं तो पूरी क्लास में आपको मज़ा बहुत आएगा। लेकिन तो एक एनएन वोहरा हुए हैं, आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड हैं वो इस समय। तो एनएन वोहरा, ही व फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। एनएन वोहरा, अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स समझ रहे हैं, एनएन वोहरा, इनके अंडर में कमेटी बनी फॉर व्हाट, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरवर्ल्ड। इनके आपस में गठजोड़ को लेकर कमेटी बनी जांचने के लिए। ये पब्लिक डोमेन में कमेटी नहीं आई है, इसको रिलीज नहीं किया गया, इसकी फाइंडिंग्स हैं, लेकिन चीज़ें तो थोड़ी थोड़ी लीक होती रहती हैं, करती रहती हैं। आपके महाराष्ट्र के अंदर बड़ा ही बुरी हाल था, अंडरवर्ल्ड का डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर तक कनेक्शन था। अब मैं आप चीफ मिनिस्टर का नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, नहीं रहेगा, देखिए अच्छा नहीं रहेगा। यहीं पे देखिए तेलगी भी हुए, आपके यहाँ जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ बिना नेक्सस के पॉसिबल नहीं था। देखिए जो और बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले यहाँ से कराची में रह रहे हैं, आराम से यहाँ से शिफ्ट हो गए। उस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में बॉलीवुड के भी आदमी थे। उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे, आपको आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिए। अब समस्या ये है कि हम अपने रीजन, लैंग्वेज, उसके बेस पर जो है हम किसी को अपना नेता मान लेते, उसे भगवान मान लेते हैं। किसके खिलाफ सुनना भी मन पसंद नहीं होता हमें। अब आप अलग अलग जो है पॉलिटिकल पार्टीज बैकग्राउंड के लोग होंगे, आपकी उसमें एक इमोशनली काफ़ी वो होगा, ठीक है, जिसके बारे में बोल दिया वही मामला गड़बड़ है, दूसरा भड़क जाएगा, दूसरे बोला तीसरा भड़क जाएगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी नेता का नाम लेना ठीक नहीं होगा। तो इसमें अब्दुल तेलगी है और ये आपके जितने भी अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े नाम हुए हैं, अगर हम बात करें सीधा हाजी मस्तान, करीम लाला और ये आपका दाऊद इब्राहिम और ब्ला ब्ला ब्ला, वो देखिए, ठीक है, इतने कितने भी नाम ले लो, इन सब के अंदर तक थे। देखिए पूरा माफिया काम करता था, पॉलिटिशियंस को पैसा मिलता था, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं थी, पुलिस स्टेशन में भी वो जा नहीं सकता था और उसके बारे करता था, जिसकी मर्जी आई जो खिलाफ बोला उसका मर्डर कर दिया, खुलेआम मर्डर चला करता था। ये नेक्सस के बारे में रिपोर्ट देते देखिए कोई, देखिए अगर पुलिस चाहे तो अच्छे अच्छे जितने भी वो आपके ये हैं अंडरवर्ल्ड के कोई हों, आप यूपी में देखिए ना भाई, एडमिशन अब देख रहे हैं ना, उसको कह रहे थे ये तो भाई पुजारी है, क्या ये क्या संभालेगा क्या, आप उसको देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालता। वो किसी को ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं कर रहा है ना, लेकिन जिनको आदत पड़ चुकी है पिछली सरकारों में माफियागिरी करने की, कुछ गुंडागर्दी करने की, अब उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। बॉम्बे के अंदर खुद जिस समय एक बार बाल ठाकरे जी की सरकार बनी है, उस समय मनोहर जोशी, लाल नहीं, मनोहर लाल जोशी भी हुए हैं, लेकिन वो मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले भी सरकार बनी है, तो उसमें भी क्या था, उन्होंने अब होम मिनिस्टर कह रहे हैं जी बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है, तो भाई तुम मेरा हम होम मिनिस्टर होने का फ़ायदा क्या है, क्यों लगा हुआ है, देखो, करो, रोको। ये जो आपका सट्टेबाजी, क्रिकेट में सट्टा, ये सब जो है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब जो है पैसा, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हैं, ये बिल्डर माफिया, ये सब जो है वह है। अभी भी कितने लोग जेल में गए थे, कितने ईडी वगैरह का आपने देखा होगा, सब कहते हैं हम इनोसेंट हैं, किसका पॉलिटिकल यूज़ हो रहा है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। बिना जब आपने किया है वह तो उससे पॉलिटिशियन तो मुकर जाएगा। तो इस नेक्सस के अंदर अब ये अभी आप देखिए, एक आपके वो हैं, वो अभी जेल से छूटे ना, कुछ तो किया होगा उन्होंने, तभी छूटे ना जेल से। ये वोट बैंक ऊपर भी इनका कब्जा होता है। अभी आपका जो
मुंबई के अंदर जो नगर कॉरपोरेशन है, नगर निगम, उसके अंदर किसी पार्टी का वहाँ पे काफ़ी सालों से कब्जा ही है। लेकिन अगर देखा जाए, जो एमसीडी की जिम्मेदारी है, कोई पूरा सफाई रखना, ये सब करना, ये सब क्या है, सड़क को चौड़ा करना, ये सब करना, और कितना पैसा आता है टैक्स के तौर पर, बहुत पैसा आता है। देखिए ना, क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया होगा जितना जिस हिसाब से चाहिए, होना चाहिए। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की बात कर रहे हैं। इसलिए आपको सेंसिटाइज होना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जॉब चाहे छोटी मिले, चाहे बड़ी मिले, चाहे टॉप की मिले, हमें हमारी ड्यूटी पता होना चाहिए। अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बेईमानी कर रहे हैं। अगर आप यही जॉब प्राइवेट में कीजिए, आपसे ज़्यादा पैसे लेगा, कितना देर तक काम लेगा आपसे, कम पैसे देगा, देर तक काम करेगा, वहाँ पे आप खुशी खुशी काम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट में आते ही क्या हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में कोई बॉस नहीं है, हमारे पास चॉइस है, हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास डिस्क्रिशनरी पावर है, जिसमें हम अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं उस पावर को हम मिस यूज़ करते हैं। वो पावर डिफाइंड नहीं है। गवर्नमेंट में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये 4 ग्रुप होते हैं। नहीं, हर एक की अपनी अपनी औकात है। फेस्टिव सीजन में सबको गिफ्ट मिलते हैं, इनको गिफ्ट क्यों लेने चाहिए? और जो गिफ्ट दे रहा है वो बदले में काम भी तो लेगा ना। और गिफ्ट लेना अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अब मुझे आप गिफ्ट दोगे, मैं कोई मना थोड़ी कर दूंगा, मुझे अच्छा लगेगा कि अरे वाह वाह। ये अंदर का जो लालच है, ये हमें सब काम कराता है। देखिए, लेकिन जो गिफ्ट देने वाला है वो हर एक पता है उसकी, इसकी औकात कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, उस हिसाब से वो देता है। आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो समझ में आ गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्लियर है। देखिए, पेपर 4 है। अच्छा, अब इसको थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जरा समझते जाते हैं। ये आपको मैंने थोड़ा इसका आपको कंसेप्ट समझा दिया कि ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे करना है। अब ये जो पेपर है, इसको देखिए आगे, आप देखिए, दिस पेपर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, और इन तीनों को मिला करके ये बना है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए कॉम्बिनेशन में। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो ये आपका एप्टीट्यूड हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, आपका वैल्यूज़ हो गया, ये आप पढ़ेंगे। फिलॉसफी की बात करें तो मॉरल थ्योरीज और एथिकल थ्योरीज, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो जो आपका प्रॉबिटी इन लाइफ, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, ये आप पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखिए, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ये मिला करके एथिक्स बना है, ठीक है। ये हार्ड कोर एथिक्स, ये कोई साइकोलॉजी उसका पेपर नहीं है। देखिए, सिर्फ ये है कि आप कुछ बेसिक समझ लें, कोई डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके एग्जाम्पल के साथ आप उसको एक्सप्लेन करना है, दैट्स ऑल। विदाउट एग्जाम्पल आपकी कोई भी टर्म बेकार होगी। जितना भी जो इसका सिलेबस है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स की लिस्ट बना लीजिए, मेक ए लिस्ट। उनके 50 वर्ड, 100 वर्ड्स उनके बारे में लिखिए, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें देखिए कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब हम देखिए कोई भी पेपर पढ़ें तो हमें उस पेपर की इंट्रोडक्टरी, जो इंट्रोडक्शन है, उसको ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए कि वो चाहता है क्या है। देखिए, इसमें जब आप पेपर सिलेबस देखेंगे तो स्टार्टिंग में लिखा है, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड। ये पेपर आपका एटीट्यूड टेस्ट करेगा, कैंडिडेट एटीट्यूड, अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेग्रिटी। देखिए, मैन ऑफ इंटेग्रिटी डिफरेंट थिंग। देखिए, आप मॉरल हो सकते हैं, बट मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आई एम नॉट मैन ऑफ इंटेग्रिटी, आई एम मॉरल। इंटेग्रिटी के अंदर देखिए ये है कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आ जाए, कितना भी लालच आ जाए, चाहे कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, अपने रूल से, वैल्यूज से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वो मैन ऑफ इंटेग्रिटी। जैसे ई श्रीधरन, अगर आपने नाम सुना हो, मेट्रोमैन के नाम से मशहूर हैं। टी.एन. सेशन, किरण बेदी, इन्हें आप कह सकते हैं देखिए इंटेग्रिटी वाले। आपके यहाँ भी होंगे। कोई एक एमसीडी के थे जो हथौड़ा चला लेते थे, क्या थे वो, एक रिटायर हो गए, बाद में वो आप पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन बात बनी नहीं। तो वो यहाँ के जो मुंबई कॉरपोरेशन के वो हेड चेयरमैन थे, कह सकते हैं इंटेग्रिटी। जॉर्ज, नहीं ना,
देखिए बहुत सारे नाम है ना, निकल के एक टाइम पे जब चाहिए वो नहीं आ पाता, लेकिन क्योंकि आपके महाराष्ट्र का है तो बहुत कम मैंने उनको टीवी पर देखा बात करते हुए, तो इसलिए मुझे उतना नाम ध्यान नहीं आ रहा है। खैर एनीवे,